अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शहर शहर जा रहे हैं, जाके जलसे कर रहे हैं, आवाम से खिताब कर रहे हैं और जो पाकिस्तान से हजीमत मिली है उसको मिटाने की कोशिश में लगे हुए और साथ जिस तरह की बड़के मार रहे हैं वो बॉलीवुड के जो सी क्लास विलन वाले जो अल्फाज हैं, जो रवैया होता है, जो उनका टेम्पो मोमेंटम होता है, उस तरह की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको ना दुनिया में पजीराई मिली, ना भारत के अंदर पजीराई मिल रही है, बल्कि भारत के अंदर से पाकिस्तान ने जो दावे किए थे, जो हमने किस तरह से इंडिया को नुकसान पहुँचाया मार के हक़ के दौरान, उसकी तस्दीक हो रही है। जबकि जो भारतीय वज़ीर आज़म के दावे हैं उसको बिल्कुल भी कह रहे हैं कि उसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है। वहाँ से किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, पहले ही आपके सामने आती हैं। Starting 6th May morning, the government websites, they were down, cyber attacks from Pakistan, and all the administrative websites of the government where the people would pay the bills, the electricity bill, the power bill or whatever, they all were down and most of them are still down. लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। राफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए, वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते। ये आपने बयान सुना, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं भारत से, जो आवाज़ें उठ रही हैं, तो मोदी सरकार के लिए इस टाइम बढ़के मारने का टाइम नहीं है बल्कि सीना कोबी का लम्हा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार अभी भी पाकिस्तान मुखालिफ बहुत से बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि संदूर में भी कुछ रंग बाकी हैं। जो उनके अज़ाइम हैं वो नापाक अज़ाइम अभी भी अपने जारी रखे हैं, उसकी कोशिश में है। लेकिन पाकिस्तान की जारी से दो टोक वाज़े तौर पर मुख्तलिफ जो टाइम है पैगाम दिए गए हैं। जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने भी आज एक वाज़े मैसेज दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. So in the absence of no crisis management mechanism and on the other side having reckless actions, time window for the international community to intervene would now be very less. ये आपने सुन लिया कि दुनिया में अमन के लिए कितना बड़ा ख़तरा है और इसको किस तरह पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है, बावर करा रहा है, पहले भी करवाता रहा है, अब भी करवा रहा है, क्योंकि अमन हमारी ख्वाहिश है। लेकिन जिस तरह की भी सूरत हाल बनेगी उसको निमटने के लिए हम तैयार भी हैं। दूसरी जानब देखें, पाकिस्तान की जो सियासी एक पोलराइजेशन थी, एक जो तकसीम थी, वो चूँकि तो मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूज़ है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने मुज़ाकरात करने हैं, उसने कोई डील करनी है, क्या करना है। तो उसको मतलब मुख्तलिफ नौयत की उसकी क़यादत की जानिब से बयान आ रहे हैं जिससे कोई क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आ सकी। और साथ में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी PTI वो उसी तरह जो बाजी में जिस तरह का वहाँ पे कंटेंट आ रहा था, जिस तरह के मवाद आ रहा था, दोबारा से वो सारी की सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन क़यादत में जो एक कह लें कि कन्फ्यूजन है वो उनके बयानात में नज़र आ रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करें। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। जहाँ गिव एंड टेक की आपने बात की है वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते, ये कहा है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बयान सुन लिए, जहाँ से आपको फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रही है, एक कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रही है, क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, किस तरह आगे बढ़ना है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंद गली में इस टाइम आकर खड़ी हुई है। बहुत सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह की आवाज़ें हैं जो रास्ता दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन उनको भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराता चलो, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, वकील रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दफाई आज तजियाकार हैं। दीगर मेहमान भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे, बल्कि कादिर मंदोखेल बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। जनाब साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। किस किस्म की खुशियाँ मना रहे हैं मोदी साहब? शहर शहर जा रहे हैं, वहाँ पर झूठे दावे किए जा रहे हैं और अंदर ही कोई उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और चौधरी साहब को और कादिर मंदोखेल साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, अपनी हजीमत छुपा रहा है वो अभी तक अपनी जो पॉलिटिकल वो जेस्चरिंग पोस्चरिंग है उससे निकल नहीं रहे।
तो वट एवर ही इज़ डूइंग, ये उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, डोमेस्टिक जो उनकी पॉलिटिक्स है, वही उनका टारगेट है। उन्होंने एक बड़ा हैवी किस्म का वफद भेजा है, उसके एनालिसिस कर लें तो दैट इज़ द रियल पिक्चर। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इनको, इंडिया को जो हजीमत उठाना पड़ी है, मतलब है कितनी बड़ी ताकत जिसने अपने आप को शो किया हुआ था, जिसने अपने आप को ये रीजन का एक हेजमॉन के तौर पे पेश किया हुआ था, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अ चैलेंजर टू दी चाइनीज़ अगेंस्ट चाइनीज़, तो वो सारा धड़ाम से उसका एक जो है वो ख़त्म हो गया। बल्कि आज अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो देखिए दे आर अच्छा, एक तो दुनिया का ना ये जो रोना ये रो रहा है झूठ के ऊपर, जिस टेररिज्म की ये जो बात कर रहा है बार बार, ये इस वक्त वेस्ट का और अमेरिका का इतना बड़ा इशू नहीं है जो ये उनकी सपोर्ट लेने के लिए निकल गया। उनके अपने बहुत इश्यूज हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे कि उनका इस वक्त तो सबसे बड़ा वेस्ट का तो ये इशू हुआ कि हमने ट्रंप साहब को कैसे डील करना है। इस वक्त इकोनॉमिक्स, ट्रेड, दुनिया उस तरफ लगी है, दे डोंट हैव टाइम। और दुनिया थोड़ी सी इस वॉर से अभी देखे, अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, फॉर पाकिस्तान इट इज फॉर्चुनेटली, क्योंकि वो इनके झूठ को अब समझ गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब गाजा का कॉन्टेक्स्ट आता है तो उस देखे ना वो जेनोसाइडल एक्शंस पे भी दुनिया खामोश रही है। बिल्कुल अपने दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। फिर उनको पता चल गया कि देयर आर बीटन मिलिट्री, देयर आर बीटन स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट होके ये जो कार्व आउट करने की कोशिश कर रहा है स्पेस फॉर वॉर, इसके बड़े डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होंगे। और इंडिया की आवाम को चाहिए, मैं बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं कि नॉट दिस कि मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे कर, उन्होंने पाकिस्तान का रिजॉल्व देख लिया है, पाकिस्तान का डिफेंस देख लिया है, पाकिस्तान की पोटेंशियल देख ली है, पाकिस्तान का डिफाइंस देख लिया। पाकिस्तान का जो डिफाइंस है ना, ये जो हुसैनियत है ना पाकिस्तानी कौम के अंदर, ये इसने दिखानी है, चाहे खुद मिट जाए। ये उस वक्त तक ये अपने आप को डिफाइंस यही है ना, हुसैनियत का जो पैगाम है, ये जो लेसन है उसकी एप्लीकेशन है। पाकिस्तान उसकी एप्लीकेशन करेगा, ये बदर की एप्लीकेशन करेगा, ये खंदक की एप्लीकेशन करेगा, 313 फिर लड़ेंगे। तो दिस इज इन द रूट्स ऑफ द पाकिस्तानी डिफाइंस। ये मुसलमान और पाकिस्तानी की डिफाइंस, और ये नेशनल डिफाइंस है, ये सिर्फ मिलिट्री का रिस्पांस नहीं है या एक किसी तबके का, ये नेशनल रिस्पांस है। तो इसलिए जाना है। देखिए अनइंटेंडेड अनकंट्रोलेबल इफेक्ट्स होंगे अगर अब वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हमें लेके जाएगा। और ये याद रखे इंडिया कि जिस डोमेन में ये जिस कॉन्फ्लिक्ट को ले गया है, अब इसने रिज्यूम वहां से होना है। खुदा ना करे कि ये हो ऐसा, तो तबाही अब जैसे आपने साहिर शमशाद साहब का भी सुना है, तो उसके आप ले लेना, उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर ले। एंड इंडियंस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वट एवर पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप इज सेइंग, वट एवर दिस नेशन इज शोइंग अपनी विल, दे विल इम्प्लीमेंट इट। देखिए न्यू नॉर्म, क्विकली मैं खत्म करना चाहूंगा। 98 में जब धमाके किए इन्होंने पोखरान में 13 को, तो LK अडवाणी ने क्या पैगाम दिया कि पाकिस्तान को अब नई रियलिटीज के साथ सीखना होगा, रहना आप सीखना होगा, आप जिएंगे। तो ही वांटेड टू क्रिएट अ न्यू नॉर्मल, और पाकिस्तान ने कहा था नो मोर। नो मोर का मतलब था कि 71 अब रिपीट नहीं होगा। और 28 तारीख को आपने धमाके का दिया, न्यू नॉर्मल आपने वापस रीगेन किया। फिर आपने पुलवामा में करने की कोशिश की, रीगेन किया। अभी आप पहलगाम में आ गए तो रीगेन किया। तो पाकिस्तान ये न्यू नॉर्मल एक ही हुआ है, दैट दिस इंडियन इज इररेलेवेंट टुडे, इररेलेवेंट। तो ये अपने लोगों की दुश्मनी में निकल गया हुआ है, एक डोमेस्टिक ऑडियंस को ये खुश कर रहा है। और इसका एवरी डे यू विल फाइंड एजेंडा जो है लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन वहां पे भी इस बार कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अपनी जमात से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं। जो सब अब मेरे ख्याल से राफेल मान लिए, बाकी चीज़ें मान ली, टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम लोगों को जैम करके रख दिया। अब S-400 मानना अभी बाकी है, वो भी सम कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि मान लेंगे उनका कोई ना कोई बंदा आके। अब जनाब उनकी जो वज़ीर दिफा है वो कह रहे हैं कि अब हमारी नेवी जवाब देगी। मुझे लगता है कि क्या नाम है, INS विक्रांत जो है उसको भी डुबाने का पूरा प्लान है इनका। देखिए सर, बात यह है कि मोदी का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जंग तो हम जीत चुके हैं, इस्टेब्लिश भी हो गया है, वी हैव रिस्पॉन्डेड विद फुल फोर्स, और इसमें ये इंटरनेशनल भी इस्टेब्लिश हो गया। सो दिस इज़ नॉट इवन द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। वो उनका डोमेस्टिक प्रेशर आता है क्योंकि उधर पार्लिमानी जमहूरियत है, उधर जो बंदा जंग हारे उसके वो असर होते हैं। अब वो वहाँ पे जो भी कहें, उनकी पार्टी के अंदर से उनके जो, जैसे वो आपने दिखाया उसका क्या नाम है उनके, वो हार्वर्ड वाला जो मिनिस्टर रहा इनका डिफेंस,
कि जी उसने कहा 5 तारे मारे हैं। जी जी। अब ये उनके अपोजिशन लीडर ने भी पूछा है, राहुल ने, सुब्रमण्यम जो, अब ये वहाँ पे डोमेस्टिकली वहाँ पे इसको कूप अप करना पड़ेगा अपनी। मैं समझता हूँ कि वी शुड मूव फॉरवर्ड, वी शुड नॉट विद मोदी क्या कर रहा है, मोदी जिस तरह से करेगा, इफ़ ही रिस्पॉन्ड्स तो वी आर क्लियर, वी मीन बिजनेस, वी विल रिस्पॉन्ड यू इवन 100 टाइम्स मोर देन जिस तरह से हमने किया। और इस पे व्हेन इट कम्स टू हिंदुस्तान, पूरी कौम अपनी फौजों के साथ है, खड़ी है, और बिल्कुल उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं, पोलिटिकल हमारे जो इख्तलाफात हैं वो भी पीछे चले जाएंगे। वो हमने दिखा दिया इनको कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, दिस लैंड जो पाकिस्तान है, ये हमारे बुजुर्गों की कब्रों की जगह है, हमारी कब्रों की जगह, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हमने इसको खून के आखिरी कतरे तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, इसमें किसी का कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब इसमें तो कोई भी बंदा जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे वो किसी भी कलर से, कास्ट, क्रीड, पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी तबका फ़िक्र का हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र का हो, उसमें हम क्लियर हैं। ये धरती जो है हमने इसकी हिफाजत करनी है, और हमें पता है कि हिंदुस्तान किस किस्म का। नाउ हाउ टू मूव फॉरवर्ड। देखें जो शशि थरूर है, जो उन्होंने हेड बनाया है, आपको अगर आप उसको देखें, ही इज़ द मोस्ट डिसलाइक्ड पर्सन। वो बड़ा, क्योंकि उसको सेल्फ में बड़ा अपना है और वो बड़ी जल्दी नाराज़ कर देता है। उसका जो डिप्लोमेटिक करियर है वो यूएन में तो इट्स अ डिफरेंट, बट अदरवाइज जब आप आई मीन कंट्री टू कंट्री बात करते हैं तो शशि थरूर का कोई इतना आप शानदार नहीं देखिए। विद इन इंडिया बहुत सारे केसेस और बहुत सारा कंट्रोवर्शियल शख्सियत उनको कहेंगे। अब जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं, जब वहाँ भी कोई उनको पजीराई नहीं मिली तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पे शुरू हो गए। आप ये बताएं ना कि वो अभी उन्होंने इतना बड़ा डेलीगेशन भेजा है, ठीक है, अभी ट्रंप ने तो मेरे ख्याल में मोदी की बना लिया छेड़। उसने रोज़ वो कहता है कि हमने रोका है, ठीक है। अब हालांकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैं, सबके सौरे इंडिया में, लेकिन फिर भी देखें ये जो मामलात हुए हैं, इस चीज़ को हमने आगे कैसे करना। दुनिया अब जो यूक्रेन रशिया वॉर थी, उसमें उस वक्त इन्होंने पोस्चर रखा गैर जानबदारी का। तो जब इनकी बारी आई तो यूरोप ने फिर कहा जी हम भी गैर जानबदार हैं। When you are not partner in our war, तो फिर हम आपके पार्टनर तो नहीं है। सो इसमें वो फारूक हो गए हैं। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, चाइना और पाकिस्तान के जो हमारे मामलात चल रहे हैं, इसमें जो पाकिस्तानी हमारे पायलट्स हैं या हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारी साइबर वॉरफेयर है या हमारी जो हाईटेक, इसको भी आप अंडरमाइन ना करें। ये सिर्फ ये ना कहें कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, हमने उस टेक्नोलॉजी को चाइना को सुपीरियर करके दिखाया है कि दिस इज योर टेक्नोलॉजी, हाउ इट यूज इट। हमने उसको इम्प्रोवाइज भी किया। टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी थी, बड़े अच्छी मशीन थी, राफेल भी दुनिया भर में उसको बड़ा, हमने तो यूरोप का प्राइड है कि वो उनका, लेकिन हमने जिस तरह से उनको ये जवाब दिया है। अब देखिए ये इतना आसान नहीं है कि अभी रिस्पॉन्ड करना रोज़ाना जंग। अब मोदी का तो कोशिश है, क्योंकि आरएसएस की सितंबर में 100 साल पूरे हो रहे हैं और बिहार का इलेक्शन है। बिहार के इलेक्शन में 19-20 होगी ना जी, तो फिर नीतीश कुमार और वो जो उनका चंद्रबाबू नायडू है, दे विल चेंज देयर पोजीशन। वहाँ पे उसको सर्वाइवल का मसला है, और आरएसएस का 100 ईयर है। इसने ये कहा वहाँ पे अपने आप को बड़ा, वो हालांकि 3rd टाइम जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेलो डाउन होता है, ये ज़्यादा जिंगोइज्म पे गया है, उस पर गया है। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स को इसको हैंडल करने दें। हम जैसे जा रहे हैं, वी शुड मूव फॉरवर्ड। हमारी देखिए 2-4 जगहों पे कमियां हमारी हैं। हमारी इकॉनमी फ्रेजाइल है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी है कि हम उसको कैसे इफेक्टिवली करें। दूसरी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जब आते हैं तो फिर उस पर हम बात करते हैं। पॉलिटिक्स पे भी हम प्रोग्राम की आखिरी इसमें बात करेंगे। इकोनॉमी जो है, इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। मतलब हमें दुश्मन का मुकाबला करना है तो इकोनॉमी इतना बड़ा दुश्मन है, आपको पॉलिटिकल चीजें ठीक होंगी तो सारी की सारी चीजों से रिलेट करके ठीक हो जाए। कादिर साहब, उधर से जो है भड़के मारी जा रही हैं, अभी संदूर में कुछ रंग बाकी हैं, खतरात अभी मौजूद है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने मैसेज दिया है सेवरल टाइम, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं कि पानी रोका गया तो रेड लाइन है, जारी है, हम उसका जवाब देंगे। आज जो फील्ड मार्शल हैं वो कोयटा में मौजूद हैं, स्टाफ कॉलेज में, वो खिताब में एक वाज़े पैगाम दे रहे हैं। तो मैसेज तो बड़ा लाउड और क्लियर है इंडिया के लिए कि दोबारा कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर किस्म का जवाब मिलेगा। जी आदिल निज़ामी साहब, अब ये मोदी की मजबूरी है, क्योंकि वहाँ उनके मुख्तलिफ रियासतों में जो इलेक्शन हो रहा है, अब इलेक्शन कैंपेन में उसने क्या कहना है। बेइज्जत तो हो गया पूरी दुनिया में। आप इसराइल जो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसके अलावा दुनिया का कोई मुल्क मुझे बता दे जिसने हिंदुस्तान की हिमायत की हो, एक मुल्क बता दे।
इस जंग से पहले मैं जो ट्रंप की न्यूज़ देखता रहा, जब उनसे सवाल किया गया कि भाई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन बढ़ रही है, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, मैं दोनों मुल्कों को जानता हूँ, ये खुद ही सेटल कर ले। ट्रंप ने भी ये इजी लिया है। और फिर जब सुबह के वक्त सारा जब पाकिस्तान ने इनकी राफेल को जो संदूर लगा के और उनका हुआ तो पूरी दुनिया ने देख लिया। और फिर जाके खुद अभी जो खबरें बता रही कि हिंदुस्तान ने ट्रंप से रब्ता करके कि आप जो ना वो बीच में सालिसी का किरदार अदा करें। आप मुझे बता दो, हमने तो हमला नहीं किया है, हमने तो सिर्फ उसके हमले का जवाब दिया है। और जिस दिन हम हमला करेंगे उस दिन पता चल जाएगा। और इतनी झूठी मीडिया हिंदुस्तान के कि उन्होंने लाहौर के जो ना वो बंदरगाह पे हमला कर दिए, कब्जा कर लिए, उन्होंने कराची तबाह कर लिए, उन्होंने इस्लामाबाद तबाह कर लिए। और आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में कौन से लोग परेशान थे, कहाँ तबाही हुई है, आपके सामने की बात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक इलेक्शन का एक मुहिम है उनका, और उनको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान ने जो उनको सबक सीखा है, उनकी अगले जो ना वो 200 साल तक इनकी नस्लें याद रखेगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर उसके बाद जब दुनिया भर में जो पाकिस्तान के खिलाफ वो एक शोशा छोड़ रहे थे दहशतगर्दी का, यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ हमारी कमज़ोरी थी, जंग से पहले हमारी कमज़ोरी थी, इस वजह से कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब और सिंध में जो दहशतगर्दी हो रही थी वो भारत तो बराह रास्त मुलव्वस था। और बराह रास्त मुलव्वस सिर्फ हमारे पास शवाहिद नहीं थे, एक जिंदा कलभूषण की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और वो अभिनंदन को जो जहाज गिरा के उसको पकड़ा गया वो आपके सामने है। यानी हमारे पास पक्के शवाहिद थे और हम दुनिया को कायल नहीं कर सके, या हमने भी शायद उसको ये समझा कि चलो हिंदुस्तान क्या करेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान जो दुनिया में फिर रहा है उनको क्या मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है अपनी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर, जो हैदराबाद की जलसे में मौजूद, तो उसने बोला या तो दरिया सिंध में पानी आएगा या खून आएगा। मेरे ख्याल में इससे बड़ा क्लियर मैसेज तो कोई नहीं है जो उन्होंने दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि लीडरशिप है, बिल्कुल वाज़ेह क्लियर मैसेज हमने दिया कि किसी किस्म का पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, जो भी एडवेंचर मिस एडवेंचर होगा उसका भरपूर जवाब मिलेगा। वो ये तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। जनरल साहब, एक यूनिफॉर्म में उनकी आर्मी चीफ जाके अपने एक मजहबी रहनुमा को मिलते हैं और उससे जाके जो मांगते हैं हदिया के तौर पे कश्मीर, तो ये क्या अहमकाना वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं? ये जगत ब्रदर आचार्य के पास गए हैं वो, और आचार्य ने उनको बताया कि जैसे उनको हुक्म दिया कि मुझे तोहफा ला के दो। देखिए, आरएसएस हैज गॉन डीप इनटू द इंडियन स्टेट अफेयर्स। इंडिया हैज बिकम अ डीप स्टेट बन चुके हैं। इनकी मिलिट्री भी जो है, इनकी आर्मी के अंदर के जो हालात ये हैं कि अब इनके ब्रिगेडियर लेवल से लेके ऊपर जनरल ऑफिसर्स और टॉप लीडरशिप जो वो सारी अपनी सीख कर रही है अपनी प्रोग्रेशन, प्रोफेशनल प्रोग्रेशन आरएसएस से, आरएसएस की लीडरशिप से। अब वो पर्सनल तल्लुकात पे वो जो एक सेकुलर एक रिप्रेजेंटेशन, एक कर्नल सोफिया को मिलिट्री ब्रीफ में बिठा लेने से वो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं हो जाती। तो फिर जो उनके साथ हुआ, जी हाँ, और उनके साथ जो हुआ उन्होंने जो अपने लोगों के साथ करते हैं, और मुसलमानों के साथ यही होना है। ये 23 करोड़ अवाम मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं, इनको कोई शक नहीं होना चाहिए कि कश्मीर, नफरत इनकी जो कश्मीर के मुसलमान में, जो श्रीनगर के मुसलमान के खिलाफ है, वही दिल्ली के मुसलमान के खिलाफ है। ये अभी इनकी मिलिट्री भी आप देखेंगे, देखिए 545 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनकी लोकसभा में सीट्स है। नन मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, 7, 8 के 9 के करीब कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, एक वो अवैसी साहब हैं वो भी आजकल। अच्छा, ये टोटल देयर आर अराउंड 27 के करीब, जो 4.6% बनता है। 17 से 18% के करीब वहां पे मुसलमान बसते हैं। बिल्कुल। तो ये मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है, और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म कर देंगे, और यही हाल दूसरे क्रिश्चियन का। तो ये जो हिंदुत्व का जो अब रिलीजियस टच, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट थॉट, और वो जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, अब इनका इम्तजाज हो रहा है। देखिए, उनकी मिलिट्री में स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, उनकी मिलिट्री में थिंकर्स भी हैं। दे एग्जैक्टली न्यू पाकिस्तान पोटेंशियल, उन्हें पाकिस्तान की कैपेसिटी पता थी, और इसी वजह से आपने देखा कि इनके 3 जनरल ऑफिसर्स, एक फ्लैग ऑफिसर एयरफोर्स का, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स वर सैक्ड। तो आपका क्या ख्याल है कि वो इसलिए सैक करते होंगे ऐसे टाइम पे जब वो जंग की प्लानिंग कर रहे थे? दे वर नॉट इनटू द वॉर। उसकी वजह यह है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आपने एक झूठा बयानिया पेश किया, आपने अपने 26 लोगों का खून किया, अपने ही लोगों के खून की स्याही से आपने स्क्रिप्ट लिखा इस ड्रामे का,
और आपने इसको चला दिया, फिर आपने सिखों के ऊपर 5 मिसाइल इसी में आप एक बास्केट में आपने बहुत सारी चीजें डाल दी। और गुस्सा किस चीज तक का था कि मोदी खुद बंद गली में, ऑपरेशन से पहले भी बंद गली में था, अब भी उसके बाद ऑपरेशन के दौरान तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पाकिस्तान वेंट इनटू देयर ओडा लूप, उनकी जो साइकोलॉजिकल या जो दिमागी जो लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप के जो सोचने की सलाहियत थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने सरप्राइज ही पहले इतना बड़ा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल डोमेन्स फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस, जिसको वो खुद एडमिट भी कर रहे हैं। अब वो जो मतलब हमारा दावा है उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये हुआ। क्विकली कह दूं कि जो वो कह रहे हैं ना कि जी अभी तो ये ट्रेलर है, या अभी तो ट्रेलर है, तो पाकिस्तान तो अभी प्रोमो चलाया है, वो उनकी भी एक फिल्म है, वो अपने संदूर भर लें, जो कलंक का टीका इनके लिए पाकिस्तान फिल्म बना रहे, फिर एक इंटरनेशनल फिल्म भी चल रही है। बिल्कुल। तो दुनिया की और बहुत सारी फिल्में, ये तो अभी टाइम बताएगा कि बॉक्स ऑफिस में कौन हिट करता है। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से पाकिस्तान मिलिट्री रिस्पॉन्स नो इशू, असल रिस्पॉन्स है कि नेशन को जो जाना है, जिस तरह चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं कि हमने अब तैयारी करनी है फ्यूचर की। उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बात की, मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान का थीम ये होना चाहिए कि मूव फॉरवर्ड, और इस माइंडसेट के साथ प्रोट्रैक्टेड प्रोलॉन्ग चीजें चलनी है इन ऑल डोमेन्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, मिलिट्री। तो मिलिट्री इंशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा। डिप्लोमेसी क्या बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो ब्रदर इस्लामी मुल्क में जा रहे हैं, तो साहब वहाँ जाके एक पाकिस्तान ने जो वाज़ेह मैसेज, दुनिया हमारे साथ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आगे खड़ी होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ। साथ में हमने देखा कि अफगानिस्तान के रस्ते जो दरअंदाजी थी उसको भी समहाउ कंट्रोल करने के लिए आज हमने बाकायदा पे सफ़ीर जो है वहाँ तैनात कर दिया। जो प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे टेररिज्म करने की कोशिश थी, कि इसको रोक पाएंगे? क्योंकि आज भी हमने देखा है कि अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आ रहा है, AJK में, रावलाकोट में अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। तो आप बॉर्डर पे तो हमें मुकाबला नहीं कर पाया भारत जो है, तो अब प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। देखिए सर, बात यह है कि ये जंग हो या प्रॉक्सीज हो, इनके लिए आप लार्जर कंसेंसस तो चाहिए, एक लार्जर नेशनल कंसेंसस चाहिए। क्योंकि ये पॉलिसी किसी एक पार्टी की, एक इदारे की या एक हुकूमत की तो नहीं हो सकती, इस पर सबको ऑन बोर्ड आना है। ज़ाहिर है वेस्टर्न बॉर्डर हमारा वो जो कोतलिया चांकिया की एक फ़िलासफ़ी है, और वो हमारी ये टैक्सला से थी, यू नो आचार्य कोतलिया चांकिया पंडित जो है वो कोटली सतिया, यस नहीं, वो ये इधर से ये टैक्सला से, टैक्सला उसको कहते हैं जी। उनका ये फ़िलासफ़ी है कि आपके नेबर से के जो नेबर हैं उनसे आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। So this is how they operate. So वो वेस्टर्न बॉर्डर को हीट करेंगे, उनके वो पैसों से जो चीज़ वो डायरेक्ट नहीं किए, इनडायरेक्टली वो अचीव, क्योंकि उनका जो अजीत दोवल है, उनकी जो एक पॉलिसी है वो भी इस तरह की रही है कि उस पर कि जी पाकिस्तान को स्क्वीज़ कैसे करना है। तो अब उसके लिए हमें थोड़ा सा इंटरनली और थोड़ा एक्सटर्नली, यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर वी हैव टू बी एग्रेसिव। वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स इसलिए बेहतर हमारा हुआ है कि हम फैक्चुअली वॉर की जो हमारी ब्रीफिंग्स थी, हमारे फैक्ट्स थे, हमारे फिगर्स थे, वो करेक्ट थे। और उसको फिर जब थर्ड पार्टी इंडोर्स करती है तो फिर उसमें वजन आ जाता है। सो आपकी जो एज ए स्टेट क्रेडिबिलिटी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में बढ़ी है, इंडिया की रिड्यूस हुई है। हालांकि इंडियंस की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत रिड्यूस हुई उसकी वजह के। और वो ये जो आप मोदी की जो वो आप भागना दौड़ियाँ जो है ना, उसको आनियाँ जानियाँ जिसको, वो इसलिए है कि उसने क्योंकि इतना वॉरिज्म, जिंगोइज्म, वॉर मॉन्गरिंग इतनी बढ़ा दी कि अपने ट्रैप में वो खुद ही आ गया ना। तो अब उसको ये प्रॉब्लम है। तो हमें तो चाहिए कि बिकॉज वी हैव अचीव्ड व्हाट वी हैड टू एंड वी आर रेडी फॉर द इफ द रिस्पॉन्ड अगेन, वी आर रेडी फॉर द रिस्पॉन्स। अभी हमने इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइजेशन हो सकती है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे होगी, जाहिर है। और हमें इसमें IMF ने भी ज़ाहिर है लोन दिया है, उन्होंने पैसे दिए हैं। फिर अमेरिकन का जो इस वक्त देखिए दुनिया में कुछ हकीकतें होती हैं, उसके ऊपर हमें रहना है। पहले हम तगड़े होंगे तो फिर हम उम्मा को भी लीड कर सकेंगे। और बाकी पहले हमें जो है ना घर में, और जिनके घर में दाने होते हैं उनके कमले भी साने, ठीक है। अब वहाँ पे इशू ये है कि हमें वी हैव टू फोकस ऑन सम इश्यूज। अब इंटरनल पॉलिटिक्स जब तक हमारी ठीक नहीं होती, जो थोड़े बहुत क्रिबिंग हैं, उसको चाहिए कि किस तरह से हम। अच्छा, ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अब खान साहब की आपकी मुलाकात भी हुई है, इस पे आपसे हम तबसरा चाहेंगे कि क्या बातें हुई, क्या आपने उनको सजेस्ट किया कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये नीड ऑफ द ऑर है।
कि एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। हुज़ैफर रहमान साहब हमें ज्वाइन करें, स्टेट मिनिस्टर। हुज़ैफर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि पूरे मामला हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर दोस्त ममालिक जाते हैं, आज हमने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर जो है वो भी नॉमिनेट कर दिया है, तो इसे जो उधर से दरअंदाजी हो रही थी वो रुक पाएगी? जो प्रॉक्सीज जिनके ज़रिए इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था उसको काउंटर कर पाएंगे? जी बिल्कुल जी, बिलाशुबा पूरी कौम जो है ये देख रही है, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय जारहियत और भारत की दरअंदाज़ी का मुँह तोड़ जवाब जो पाकिस्तान की अफवाज ने दिया, उसके फ़ौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 4 ममालिक का हंगामी दौरा रखा, और ये वो 4 ममालिक थे जो कि वॉर सिचुएशन में हमारे साथ जो है बिल्कुल खड़े हुए, और टर्किया, ईरान, आज़रबाईजान जो इनका रोल रहा वो सबके सामने है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का बिला ताख़ीर इन ममालिक का दौरा करना ये पूरी कौम के लिए खुशाइंद बात है कि आपके पास एक ऐसी सियासी क़यादत मौजूद है। अगर आपकी अस्करी अफवाज जो है, अस्करी क़यादत जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर उसको सिक्योर कर रही है, तो आपकी सियासी क़यादत जो है वो सफारती महाज को संभाले हुए है। और जिस तरीके से आपने बताया, बिल्कुल जी, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क भी है, और हमसायों से हद तकुल विसा कोशिश होनी चाहिए कि आप अच्छे ताल्लुकात रखें। भारत जैसा हमसाया कोई नसीब होता है कि वो बिला वजह जो है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो आपके साथ जो है अपने कशीदा ताल्लुकात की बिना पर अपने मुल्क में उनके सियासतदान जो है वो बेहतरीन सियासत कर सकते हैं, उनकी एक सोच है। अदरवाइज़ तो हमसायों से अच्छे ताल्लुकात वो किसी भी मुल्क की ज़बान होते हैं। और अफ़गानिस्तान के साथ जो ज़ाहिर है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, आप जिस तरह भी इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारा ब्रदर मुल्क, हमारा जो ब्रदर कह रहा हूँ कि हमसाया मुल्क है, हम वहाँ भी अमन के ख़्वाह हैं, जो मसले हल तलब हैं, उसमें कश्मीर का मसला हो, बाकी जो मसाइल हैं, हम चाहते हैं कि वो हल जो है उनका निकल आए और हम अच्छे से एक अच्छे हमसाए के मुताबिक दोनों कंट्रीज़ रहें। कादिर साहब, आप ये बता दें कि हमारा बड़ा कोशिश रही है कि हमारा जो ईस्टर्न हमसाए अच्छे ताल्लुकात रहे, उसके साथ भी अमन हमारी ख्वाहिश है, और आगे चलना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, जिस तरह दुनिया ने, यूरोप ने तरक्की की, यही हमारी भी ख्वाहिश थी। लेकिन उधर से हमेशा जो हमने देखा कि इसका उल्ट ही मतलब दिया गया और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ही हुई है। देखिए, मेरे ख्याल में 1979 में जब रूस ने उसके ऊपर हमला किया अफ़गानिस्तान पे, और तमाम माजरीन जो लगभग 30 लाख 40 लाख से ज़्यादा जब पाकिस्तान में आया है, ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा आबाई इलाका जोबी बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे ये अफ़गान माजरीन आए हैं, तो हमने उसको बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया है, क्योंकि हमारी शक्लें भी, हमारे लिबास भी, हमारे मज़हब भी, हमारी ज़बान भी, हर चीज़ अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। लेकिन हमने हर वक्त जो हुक्मरान रहे वो या तो हिंदुस्तान की पिट्ठू रहे, या वो रूस या अमेरिका की पिट्ठू रहे, और ज़्यादातर तो अमेरिका के रहे, तो उस हवाले से हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए। और मैं आपको एक मिसाल दो, जनरल साहब को ज़्यादा पता होगा, माजी में अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान के 17 कौंसलेट काम कर रहे थे और हमारे सिर्फ 4। यानी हमारा जो एरिया है, कबाली इलाका है, ये पुराने ज़माने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको खुरासान कहते थे, अफ़गानिस्तान के नाम से नहीं जानते हैं। तो वो खुरासान का और पाकिस्तान का उनके आपस में जो इलाके है, गांव देहात है, उसका पता नहीं चलता है लोगों को कि लकीर कहाँ पर है। उसके बावजूद हमने वो ताल्लुकात नहीं बनाए जो हिंदुस्तान ने बनाया, तो हमने माजी में उसको छोड़ा। लेकिन पाकिस्तान जो इस वक्त उन्होंने अपना सफ़ीर नामजद किया, मैं कहता हूँ एक बेहतरीन इक़दाम है। क्यों हम अपने बरादर मुसलमान मुल्क अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान के रहम करम पे छोड़ दें? हमें उनसे ज़्यादा ताल्लुकात रखने चाहिए, हमें उससे ज़्यादा उनके साथ जो है ना वो, क्योंकि उनके 30-40 लाख लोग जो पिछले 40 साल से तो हम पाल रहे हैं, हमने यहाँ पे जगह दी है, हमारे यहाँ कारोबार कर रहे हैं, हमारे पास रियायत है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमती सतह पे वो हमने वो ताल्लुकात उनके साथ नहीं बनाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि इनिशिएट लिए चाइना ने कि उन्होंने सबसे पहले उनके सफ़ीर को तस्लीम किया और उनके कागजात वगैरह को तस्लीम किया। पाकिस्तान ने आज जो ऐलान किया सफ़ीर का, वो बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें अपने पड़ोसी, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे चाइना के साथ तो है हमारे बेहतरीन ताल्लुकात, ईरान के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हो,
क्योंकि जारी बात है, आप ये समझ लो कि हम बॉर्डर की चारों तरफ जो हमारे मुसाहिब मुल्क है उनके साथ अगर हम ताल्लुकात बिगाड़ेंगे तो यकीनन हमारे मुल्क में जो ना वो सुकून नहीं रहेगा। आज देख रहे जो कि अफसोसनाक वाकया एडीसी के घर पे हुआ और शहीद हो गया, खवातीन बच्चे वहां मौजूद थे, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये कौन कर रहा है? ये सबको सब हिंदुस्तान कर रहा है, क्योंकि सी पैक के ऊपर आपको याद होगा सी पैक पे जो इनिशिएट लिए तो कौन मुल्क थी? हिंदुस्तान इस जो है ना उसके ऊपर हमला भी किया, उसकी मुखालफत भी की, उसके लिए फंड भी मुख्तस किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारे हिंदुस्तान की पेट में जो दर्द है वो सी पैक का है। उनको पता है कि देखिए सी पैक अभी पाकिस्तान में तो चल रहा है, वो चाइना ने अफगानिस्तान के साथ भी मुआहिदा किया और गालबन कोई 50-62 अरब डॉलर से ज़्यादा उन्हें मुआहिदे किए हैं। और अफगानिस्तान में एक 350 किलोमीटर का नहर जो पूरा अफगानिस्तान को जो ना वो आबाद और सब्ज़ और बागात और उस चीज़ के लिए काफ़ी है। तो मैं समझ रहा हूँ, और फिर हमारे लोगों की जो कारोबार है वो भी अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा है, हिंदुस्तान के साथ तो हमारा कुछ नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतरीन ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ रखनी चाहिए। और इस वजह से वजह ये है कि पाकिस्तान की कोशिश भी रही है। अभी आप जो कॉन्सुलेट की बात कर रहे थे कि 17-18 वो किस लिए इंडिया ने ओपन किए थे? पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान में टेररिज्म पनाह देने की वजह क्या है? क्योंकि हमारा मुसलमान और ब्रदर मुल्क है। ठीक है, चले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का थोड़ी सी बात करेंगे। फैसल साहब कल मिले भी हैं खान साहब से, तो वहाँ क्या बातचीत हुई कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब, कल आपकी बानी पीटे से मुलाकात हुई जेल में, तो आपने बताया कि इस टाइम क्या सूरत हाल है बाहर, एक्चुअल जो सिचुएशन है उसे आगाह किया उनको कि इस टाइम नेशनल यूनिटी की कितनी ज़रूरत है। देखिए, मैं उनसे डिटेल में 30 अप्रैल से मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद कल मैं गया था और मैंने उस दिन उनको बिल्कुल क्लियर बताया था। और मैं जो गुफ्तगू आपसे करता हूँ मैं वही गुफ्तगू अंदर भी करता हूँ। आई डोंट स्पिन एंड ट्विस्ट माई वर्ड्स या मेरी ओपिनियन जो है, क्योंकि इस वक्त जो पार्टी अहदेदार हैं, मुझे ये फील हो रहा है, काफ़ी अरसे से होता रहा है, मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि आपकी शख्सियत बहुत पावरफुल है, बहुत रेलेवेंट है और आप आज भी मरकज़ निगाह हैं, लेकिन अगर आप यही कैलकुलेशन अपनी पार्टी के बारे में करेंगे तो इसको रिवर्स कर लीजिए। ना वो रेलेवेंट हैं, ना वो पावरफुल हैं, ना ही वो पॉलिटिकल एबिलिटी रखती हैं आपकी टीम जो आपने लगाई हुई है, और उसका नुकसान आपको हुआ है, होगा, फैसला आपने करना है। देखिए, आप इमरान खान साहब को जब अगर बाहर से लोग जाएंगे और बजाय इसके कि उनको एक्चुअल सूरत हाल बताने के ये कहें कि बाहर 4 लाख बंदा इकट्ठा हुआ है जी, तो अगर मैं भी जेल में हूँ बंद कमरे में और मुझे कोई कहे तो फिर मैं बात करने का क्यों कहूँगा? डेफिनेटली नहीं कहूँगा। उनको सूरत हाल जो है, मैंने उनको ये बताया था कि सर तहरीक चलाने का अभी न मौसम है न मूड है। वो जंग के दौरान था, अब जंग के बाद के देखिए पॉलिटिक्स जो होती है ना साहब, ये होती है डे टू डे अफेयर। नहीं, यहीं पे एक मिनट रुकिएगा। जब आपने उनको एक्चुअल पिक्चर बताई, जो लोग वहाँ जाकर बता रहे हैं कि 4 लाख लोग 5 लाख लोग बाहर आ सकते हैं, तो कब से बता रहे हैं? मतलब कई बार इस तरह के ऐलानात हुए, इतने बंदा निकलेगा, हम आकर ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ भी नहीं। तो उनको मालूम नहीं है कि लोग यहाँ दावे करके जाते हैं, ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं होती। अब बात जो बाहर वाले हैं, पार्टी तो वही चलाएंगे ना, तो वो क्या कर सकते हो? तो जेल में बैठे हैंडीकैप है ना उनका भी। जो बाकी लोग जो हैं, फिर कुछ जो अक्लमंद वाले लोग हैं या कोई सुलझू लोग हैं या कोई हल निकालने वाले लोग हैं, उनको आप कह देते हैं जी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ये जी बिल्कुल ऐसे मिले में हैं जी, तो गद्दार हैं। तो फिर लोग जो हैं वो है तो रज़ाकार ही है ना सर, कोई तनख्वाहदार तो होते नहीं। अगर आपने इज़्ज़त नहीं देनी लोगों को, तो पार्टियों में इज़्ज़त नहीं मिली तो फिर लोग नहीं करते हैं ना जी। और अनफॉर्चुनेटली फैमिली से भी फिंगर पॉइंटिंग हो जाती है। तो अगर आप चेयरमैन पार्टी को कहें कि वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना। जज्बात अपनी जगह, पॉलिटिक्स में जज्बात की कोई गुंजाइश होती नहीं है। और ख़ास कर फिर आप इस वक्त जो पीटीआई जो है, बाहर वाली जो है, वो बड़ी कंफ्यूज है, उनकी डायरेक्शन लेस है, वो हरस भी नहीं है। एक आदमी एक बयान देता है, दूसरा दे देता है,
यानी जिसका जो दिल करता है वो करता है। और फिर पार्टी को जो है कोई जो इस वक्त लगाए गए बंदे हैं उनमें ये एबिलिटी भी नहीं है कि वो सबको साथ लेके चले। देखिए कोई पार्टी यूनिट नहीं होता। जनरल साहब अस्करी बंदे हैं, इनको पता है यूनिट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे एक कद काट का बंदा चाहिए होता है, मिनिमम ये होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए, फलां यहाँ पे लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भांत भांत के लोग होते हैं, उसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस होती हैं, वो इंक्लूजन होती है, सबको साथ लेके चलना होता है क्योंकि उनका फ़र्क है। वो उन्होंने लड़ाई, अब आप ये कह रहे हैं कि जी डट जाओ या हट जाओ। अब डट जाओ से अगर आपकी मुराद क्या है, आपकी मुराद सिविल वॉर है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि हम तो इसमें नहीं हैं। अपने इदारों से तो बात करनी होती है आपने, और बातचीत हुकूमत से करनी पड़ेगी। आप अगर ये कहेंगे कि जी जाके तुम मारो या मर जाओ, तो ये तो नहीं होता। ठीक है, अपने मुल्क में अंदर आपने बात करनी है ना, तो इस तरह ये मामला। मुज़फ़्फ़र साहब ये सुन रहे हैं फैसल चौधरी साहब को, ये बता रहे हैं कमजोरियां जो है उसका तज़किरा भी कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि बात तो बिलाकर हुकूमत की बदमाशियां मैं बाद में बताऊंगा। जी, हुकूमत की बदमाशियां, आपकी बदमाशियां अब वो बाद में बताएंगे। लेकिन चलें, हुकूमत भी जो कमजोरियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके फ़ायदा उठा रही है कि एक जो नेशनल यूनिटी की इस टाइम ज़रूरत है, जो क्रिएट करने की ज़रूरत है, उस जानिब बढ़ेगी। जी, मैं आपका सवाल नहीं समझा कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू तो मैंने सुनाई। मैं कहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरियां फैसल चौधरी साहब ने बताई कि किस तरह एक डिवीजन है पार्टी के अंदर, इस टाइम वीक विकेट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कन्फ्यूजन नजर आ रही है। हुकूमत इसका फायदा उठाएगी कि एक नेशनल यूनिटी के लिए, क्योंकि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है, वहां से अभी भी खतरात चूंकि तुम मौजूद हैं, तो एक लार्जर इंटरेस्ट के कौमी इंटरेस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत होगी? नहीं, देखें जी, हम तो बिल्कुल चाहते हैं तहरीक इंसाफ से बातचीत हो, और जो आपका सवाल है उसी में आपका जवाब खुद ही पिना है कि आपने कहा कि फैसल चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ की कमज़ोरियाँ बताईं, तो एक तरफ आपने कहा कि हम उस कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएंगे या फिर नेशनल यूनिटी की बात करेंगे। देखें जी, हम तो बिल्कुल चाहते हैं नेशनल यूनिटी हो, और पहले भी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर हमने मुज़ाकरात का आगाज़ भी किया था, मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई थी। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ, जिस तरीके से फैसल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ख़ुद जो है तज़ल्लुल का शिकार है और ख़ुद उन्हें क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। बेसिकली इतना ज़्यादा उनके अंदर जो है लीडर्स पैदा हो चुके हैं, और असल जो उनका कायद है वो जेल के अंदर है, बानी, तो वो उनको जाकर कुछ बताते हैं, फ़ैसला कुछ होता है। हालांकि तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए, जो बाहर क़यादत है, जेल में जाकर बताए बानी तहरीक इंसाफ को कि एस्टेब्लिशमेंट हमें लिफ्ट नहीं करा रही, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि हम किसी भी तरह के सियासी मुज़ाकरात का हिस्सा बने वो। लेकिन ये ज़ाहिर है जो भी शख्स जाता है, चाहे वो अली बिन गंडापुर जाएँ, चाहे वो कोई और शख्स जाए, चाहे उमर अयूब जाएँ, चाहे बैरिस्टर गौहर जाएँ, हर बंदा नई बात बताने चला जाता है। जिस वक्त भी तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होंगे वो सियासी हुकूमत से होंगे, और सियासी हुकूमत की सरबराही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास है। और अब तक मुज़ाकरात ना होने की वजह भी यही है कि बानी तहरीक इंसाफ को बताया जाता है जी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है, अब उन्होंने ये कहा, अब ये हो रहा है। हालांकि सब गलत जो है बिल्कुल गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं लोग। वह पिछले 1.5 सालों में और उससे पहले जो है 16 महीने पीडीएम तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी लेवल पर किसी भी किस्म की बातचीत से हमेशा इनकार किया है। और एस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र ये है, उस इनकार की भी वो वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से हमें मीर जाफ़र मीर सादिक बनाया गया, और जिस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट बनाया गया, जिस तरीके से हमें जानवर कहा गया, और जब इनका दिल चाहता है तो ये मुंह उठाकर हमें शुरू हो जाते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने तय किया कि सियासी मामला आप सियासी लीडरशिप के साथ करें। हाँ, अगर कोई अस्करी मामला आता है, कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, उसमें ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट आती भी है, पार्लियामेंट में भी आती है, इनको भी हम दावत देते हैं। लेकिन अभी तक ये इस खुश फहमी में मुब्तला हैं, या खुश गुमानी में कहें कि ये अभी तक ये समझते हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इन्हें लाडला बना लेगी। और यही बात ये बानी तहरीक इंसाफ को उसी के गिर्द घुमाए रखते हैं। अगर बानी तहरीक इंसाफ को क्लैरिटी दे दें कि एस्टेब्लिशमेंट में किसी सीनियर लेवल पर अब तक हमारी किसी ज़िम्मेदार बंदे से कोई बातचीत नहीं हुई, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो ये फरमाते हैं, आपके खतूत के बाद भी उन्होंने डिसोन किया आपके दोनों खतों को, और कहा कि अगर मेरे पास आते भी तो मैं सियासी हुकूमत को भेजता, तो शायद बानी तहरीक इंसाफ भी सोचने में मजबूर हो जाते कि मैं सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी बना दूँ, कोई आगाज़ कर लूँ। लेकिन ज़ाहिर है ये ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया हुआ है बानी तहरीक इंसाफ को। और हम तो समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात हुए, सबसे बड़ा उसका फ़ायदा हमें होना है। हुकूमत जो है उसकी जो सियासी बुनियादें वो मजबूत होती हैं, और ज़रा सियासी इस्तेहकाम आता है तो मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आता है। और अगर तहरीक इंसाफ से हमारे मुज़ाकरात होते हैं, कोई बातचीत होती है, तो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन लीडर इनका है,
तो ऑटोमेटिकली अगर इनसे हमारी बातचीत होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम सबसे बड़ा फ़ायदा हमें हासिल होना है। लेकिन बात जो फैसल चौधरी साहब ने की, अगर जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझा हूँ, अगर बात वही है तो फिर ये जहन में आप रखें कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई सियासी फहमो फरासत रखने वाला शख्स मौजूद नहीं है, कोई सियासी फैसला लेने वाला बंदा मौजूद नहीं है। जो बाहर लीडरशिप है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी आती है सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भी हुकूमत होगी। कादिर साहब, तो बराह रास्त बानी पीटीआई तक रसाई तो है, जब कोई फ़ायदा लेना था, जब कुछ डेट्स आगे पीछे करनी थी तो तब राब्ते भी हुए उन तक, जेल में लोगों को रसाई भी दी गई। तो अब नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि मसाइल खासे गंभीर हैं हमें जो बाहर जो फेस करना पड़ रहे हैं, तो बराह रास्त बानी पीटीआई से बात ही कर लेनी चाहिए हुकूमत को। देखिए, हुकूमत तो हमेशा कोशिश कर रही है, जैसे उज़ैफ़ा साहब ने बताया, और पीपल्स पार्टी की तो हमेशा पॉलिसी ये है कि आप सियासी इख्तलाफ जो है ना वो आप टेबल टॉक के ज़रिए उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 8 फरवरी का इलेक्शन देख लें जो हमारे खुर्शीद शाह साहब ने ऑफ़र की है, फिर जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर देख ले, और वक्तन फ़ौक्तन हमारी लीडरशिप ने उनको ऑफ़र किए, कभी इनकार नहीं किया, और बल्कि इनकार के न करने के साथ साथ तो बल्कि नून लीग को भी कायल करने की कोशिश की है कि आप बात कर ले। यकीनन नून लीग भी बात करना चाह रहे। अब कमबख्त क्या है कि उनको एम्पायर की उंगली चाहिए, अभी तो फील्ड मार्शल को उन्हें वो चढ़ी पकड़ना है, तो ये सारी चीज़ों से ये थोड़ा नीचे आएंगे तो बात होंगे। और जो अलीमा बीबी सादा खातून है, सीधी अल्फाज में उन्होंने कहा आपको खान से क्या चाहिए, क्या दुश्मनी है, रिया कर दो, जो चाहिए हम आपको देने को तैयार है, आप ये कर लीजिए ये। लेकिन पिछले 1.5 साल से तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप यही बातें जो हलीमा बीबी ने की है वो सियासी अंदाज में करते आ रहे हैं, और हम उसे कहते हैं ठीक है भैया आपने ये बात करनी है तो करो, हुकूमत के साथ बात करो। आप खुद नहीं करना चाह रहे, आप मौलाना फजल अहमद साहब को, महमूद खान चकजी साहब को, अख्तर मेंगल साहब को बीच में डाल के उस तरीके से कर ले। लेकिन सवाल ये है कि उनको एक रटा लगाए। और दूसरी बात ये, पीटीआई के एक चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे, फैसल चौधरी साहब से बड़े हमारे पीटी भाई भी है, मुझे बेहद एहतराम ये है और ये एग्री करेंगे मेरे साथ कि आखिर में इमरान खान साहब का तर्जुमान कौन है। यानी आजम स्वाति साहब अगर आते कुरान आत पे लिख के और ये बात करते तो ये कहते नहीं ये बात उसकी जाती है, तो भाई जाती है तो शोकाज दो। अगर अलीमा बीबी उनकी बहन आती है उससे ज़्यादा दुख किसको होगा, वो अगर ये कहती है कि बाबा बैठ जाओ हमारे साथ, जो चाहिए ले लो, नहीं ये सियासी बात है, तो भाई शोकाज दे दो। अली अमीन गड्ढापुर से जितनी भी चलांगे मार रहे थे वो तो नाकाम हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ, फिर मैं ये भी कहूँगा कि ये 4-5 वकीलों का टोला है जो आए दिन अडेले जेल जाते हैं। भाई किस लिए जाते हो? जब उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होती है, उनकी सियासी लोगों की मुलाकात नहीं होती है, और इन 4-5 वकीलों का, अब फैसल चौधरी साहब वकील है, मुझे बता दे वकील का क्या काम है रोजाना अडियाला जाल। हाँ, आपने अपने क्लाइंट से मशवरत करनी है, केस के हवाले जरूर कर ले, मगर वो रोज तो नहीं होती है। इवन के अलीमा भी भाई उसको डांट भी चुकी है एक वकील साहब को। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों को, और फिर मैं एक एज ए वकील इनको ये मशवरा भी दूंगा कि कानून बड़ा वाजिया है, इंसदाद दहशतगर्दी कानून जो है ना 1997 का, उसमें यह कहा गया है कि जो मुकदमा होगा 1 हफ्ते के अंदर उसकी डिस्पोजल होना है, या सजा या बरी। तो ये क्यों नहीं चला रहे केसेस? आप अगर फैसल चौधरी साहब आगे बढ़, आप जो भी बात कर रहे थे कि दूसरे को डिसॉल्व करते हैं, तो पार्टी के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो बयान देते हैं, अखराज तहसीन पेश करते हैं फील्ड मार्शल बनने पर, तो उसको भी उनकी जाती राय जो है वो करार दिया जाता है। जनरल साहब, एक नेशनल यूनिटी जिसकी ज़रूरत है इस टाइम पे, लेकिन जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो उसको सबूताज मुतासिर नहीं कर रही। जी बिल्कुल कर रही है। देखिए, वॉर भी जो है वो पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है, वॉर कोई सेपरेट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो आई वुड लाइक टू अवॉइड कि मैं करना चाहूँगा, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स को अब थोड़ा सा रेज होना होगा टू द स्टेट चेयर ऑफ द स्टेट। बिल्कुल, अगर हमने जंग लड़नी है। पास्ट में भी हम देखते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट का बार बार जिक्र होता रहा, ये एक नई कहानी नहीं है, एक हिस्ट्री है हमारी अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे ख्याल में अभी वॉर इज़ अ सीरियस बिजनेस। अब इसका फोकस जितनी ये पॉलिटिक्स, देखें ना, अभी इस्टेब्लिशमेंट में भी यही सोच पाई जाती है कि जी हम जो कर भी लेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप पावर में नहीं होंगे तो वी विल हैव, और ये एक हिस्ट्री चली आ रही है, सबकी तरफ से होता है, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि कंसेंसस के साथ इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को अपने जो उनका आईनी जो काम है उसी तक महदूद रखा जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करे।
आप पावर में आके पर्क्स प्रिविलेज सारी चीजें लेना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पॉलिटिक्स चाहे अपोजिशन में या उसमें, तो जितना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फौज के ऊपर से ये प्रेशर्स खत्म करेगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का किसी भी मुल्क का अमन और जंग जिस स्ट्रक्चर पे बेस होता है वो अवाम और अफवाज का मिलाप होता है। जब हम वी गेट इनटू टू मच ऑफ पॉलिटिक्स और उसी के पास्ट में रहते हैं तो वो फिर ये जो अवाम और अफवाज का जो मिलाप है ये डैमेज होता है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इसको नोट किया हुआ था, जो उन्होंने एनवायरनमेंट बताई हुई थी। देखिए ना, आज एक आम पाकिस्तानी को आज हम इतनी डिबेट कर रहे हैं, आज हमारे वो बहादुर ADCR जो है अपना हिदायतुल्लाह शहीद हुआ है, उसका खून का हमने अभी बदला लेना है। कल लेफ्टिनेंट दानियाल शहीद हुआ है, वो 6 साल की 4 साल की वो जो बच्ची हमारी भावलपुर में हवा बीबी फौत हुई थी, शहीद कर दी गई थी और जो टेररिस्ट बना के। इंडिया आपके खून को आ रहा है और हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वी विल हैव टू राइज टू द स्टेचर ऑफ पाकिस्तान, ऑल ऑफ अस। तमाम अपनी अपनी जगह पे जो हार्ड स्टेट तभी बनेगी, क्योंकि रिस्पॉन्स देखे ना, सॉफ्ट टारगेट्स उन्होंने लेने शुरू कर दिए। अवाम की जानो माल, आज हमारी डिबेट होनी चाहिए थी जो बलोचिस्तान में इंसिडेंट हुए, रावलाकोट में इंसिडेंट हुआ, और अब ये फैलेगा क्योंकि उसका जो सिंदूर है ना वो यहीं से निकालने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक वी शुड बी एक पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मैं अपोजिशन से भी ये कहूंगा कि इन्होंने प्रेशर बिल्ड करना है तो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करे ऑन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ये सबसर्विएंट है ना, एस्टेब्लिशमेंट सबसर्विएंट है, प्रेशर डाले मौजूदा हुकूमत के ऊपर। और प्रेशर बेस्ट यही होता है कि आप अपनी पॉलिटिक्स इतनी खूबसूरत करें कि अगला आने वाला इलेक्शन उनके लिए थ्रेट बन जाए। तो जो प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, चीजें ठीक होंगी, आहिस्ता से हमने अपनी चीजें ठीक करनी है, ट्रस्ट लोगों का बहाल करना है, तो इंस्टीट्यूशंस अभी मिल के बैठ जाए। आज कल पिछला हमने पुलवामा किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, पहलगाम कर रहे हैं हम नून लीग की हुकूमत में, अगली मुसीबत पता नहीं किसकी हुकूमत में आएगी, आप सब पावर में हैं। तो हमें पाकिस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और यही फौज भी चाहती है कि वो अपना फोकस रहे और उसके बल्कि जो अब सॉफ्ट टारगेट की बात करें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उस तरह से चीज़ें सामने नहीं आ रही जो निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। फैसल साहब, गवर्नमेंट इस टाइम आपके सामने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वाई को इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत करें? अब उस पोजीशन पे नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है जमात के अंदर। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और जब मुज़ाकरात होने होते हैं तो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा एक एड होती है, लीवरेज होता है, उससे फिर आप बेहतर अपने मामलात कर सकते हैं। देखिए, जो PTI का 3-4 एवेन्यूज़ बनने थे जिससे इमरान खान साहब की रिहाई के थे, वो तो अभी इन्होंने 1 by 1 ख़त्म किए हैं। 26 नवंबर को हमारा बहुत नुकसान हुआ डी चौक में, अगले दिन पार्टी जो है उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकी पॉलिटिकली, बंदे मौके पे शहीद हो गए, फिर 5 बाद में भी शहीद हो गए, और इन्होंने उस वक्त नंबर्स ऊपर नीचे करके मतलब खाम खा उसको जो है वो एक बंदा भी जो है ना सर, अगर शहीद हो जाए को अपना सिटीजन तो बहुत बड़ा होता है, तो उस पर नहीं कर सके। फिर उसके बाद पॉलिटिकल अलायंस आप नहीं बना सके। पॉलिटिकल अलायंस में शेयर जो मिस्टेक हैं, अब मैं इमरान खान साहब की बात सुन रहा था तो उनको इन्होंने बताया कि सर फजल रहमान साहब की मिस्टेक है। तो मैंने उनको कहा कि सर ऐसी बात तो नहीं है, उसकी वजह ये है कि फजल रहमान साहब ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे उनका ये कहना था कि सर पहली बात तो ये है कि आपने हमसे कहा पीपल्स पार्टी नून से बात नहीं कर रही, हमने कहा नहीं करेंगे। अगले दिन आपने सुबह हमें एतमाद में नहीं लिया, आप वहाँ पर चले गए, चीफ जस्टिस के पास गए, आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। फिर स्वाति साहब और इनकी जो गुफ्तगू थी उस पर ही इन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें तो आप हमें बतौर मोहरत ना इस्तेमाल करें। तो ये बातें सेटिस्फाई करना होता है ना आपको, जिससे तहत आपने करना है, ये पॉलिटिकल नाइसिटीज़ होती हैं, तो उसको आपने वहाँ पे कर दिया। फिर जब मैंने इनको जंग के दौरान भी कहा कि आप रिहाई की बातें ना करें, ये ना होनी है ना ये वक्त है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट वीक में 2 स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए थी, टाइम नहीं था, इस टाइम भी नहीं था और वो मुनासिब भी नहीं थी। देखिए, जंग फौज जीती है, जीती हुई फौज और जीता हुआ जर्नैल और होता है, हारी फौज से भी आप अपनी फौज से नहीं लड़ सकते, वो तो जंग जीत के तो फिर माहौल और हो जाता है। तो ये जंग के पोस्ट वॉर जो है, अब ये जो ज़फ़र रहमान साहब हमारे भाई हैं, इनकी सारी हुकूमत है बेनिफिशरी, लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की, ये रियलिटीज़ हैं। आई अंडरस्टैंड जनरल साहब कंपल्शंस, बट हमें नहीं है वो। व्हेन इट कम्स टू हिंदुस्तान, तमाम
पाकिस्तान आपके साथ है। बिल्कुल। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। ही इज़ अ रियलिटी, आपको मानना पड़ेगा। देखें आज भी आपने 9 मई में इनका मैंने एक बिल्कुल किया है। 9 मई इतना पोलिटिसाइज किया है इस हुकूमत ने कि जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है उनके खिलाफ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं। 2 साल हो गए हैं और उनको उन्होंने छोड़ दिया। जिन्होंने नहीं छोड़ी उनके ऊपर वो चाहे थे या शाह महमूद कुरैशी अपनी बीवी के साथ आगा खान हॉस्पिटल में थे, उनको शामिल कर दिया। 35 ATC के मुकदमे हैं। आज आपने वो स्टार्ट कर दिए। मैंने 1 हफ्ता पहले आपको कहा था कि 9 मई में पीटीआई की जो लीगल टीम है उसकी भी कोई नहीं है और उनकी सियासी हिकमत अमली भी कोई नहीं है, उनको तो छोड़ देना। इमरान खान साहब को तो नुकसान हुआ भी है, हो भी रहा है। बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने को। हुज़ैफा साहब से जवाब ले ले 2 मिनट में। हुज़ैफा साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। और हुकूमत जो है ये खुशकिस्मत है। मैं आपको, इनको फौज दिलेर मिली है, अपोजिशन इनको नालायक मिली है, इनकी किस्मत पूरी निकली है। 17 सीटों के साथ ये पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे, हुकूमत करवाई जा रही है। या तो फिर आप उससे पीछे हटें तो फिर बाकी पॉलिटिकल जमातें आपको जवाब देंगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए। क्या रिस्पॉन्स करेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। कम अज़ कम फैसल चौधरी साहब ने ये तो मान लिया कि हमारी किस्मत अच्छी है और ज़ाहिर है ये तो तयशुदा असूल है कि आप किसी की किस्मत या उसके मुकद्दर से नहीं लड़ सकते, तो हमारा मुकद्दर है। शुक्र ने इस बात को माना। ये बात कर रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात जो है वो हुकूमत पर प्रेशर नहीं बना पाई, और जब भी आप बारगेन करते हैं या आपने मुज़ाकरात करने होते हैं तो प्रेशर सियासी बिल्ड करना अशद ज़रूरी होता है। मेरा इसमें नुक्ता थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि प्रेशर भी हुकूमत पर बिल्ड हुआ और बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात ने बिल्ड भी किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस जमात की सरबराही जो है वो इमरान खान के पास है और वो बिल्ड हुए प्रेशर को भी सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। और उनकी एक ज़रा एक आदत है सियासी फ़ैसले ना करना, और हमेशा जो है जो उन्होंने सियासत के अंदर पहले एक तलखी पैदा की थी, उस तलखी को फिर उन्होंने नफ़रत में बदल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये शख्स जो है, मैं अक्सर कहता था कि वज़ारत उज़्मा के लिए ये शख्स मिसफिट है, और अब मुझे नज़र आ रहा है कि बतौर एक सियासी जमात की सरबराही के लिए भी शख्स मिसफिट है। अदरवाइज़ सियासतदान का काम तो होता है कि बारगेन करना, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल करना और अपनी जमात को सियासी गर्दाब से निकाल लेना। ठीक है, आपने ये बात वजह फरमाई है कि सियासतदान का जो काम है अपने सियासत में अपने स्पेस पैदा करना जो है ये उसका काम है, लेकिन जो ये मौजूदा टाइम है इसमें लेकिन नेशनल कंसेंसस की भी ज़रूरत है, नेशनल यूनिटी की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो मकरू दुश्मन है उसके अज़ाइम अभी भी जू के तू है, वो कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश में है। आप मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।